डीएनए में अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस खबर में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य से जुड़ी एक अहम जानकारी है। इस विश्लेषण से आपको आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे और ताकत का भी एहसास होगा। इस बैठक में दुनिया के विकसित और विकासशील देश शामिल हो रहे हैं और बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर पहले बाली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी बाली में 2 दिन रहेंगे और इस दौरान G20 के कई बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कई देशों के सर्वोच्च नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया शामिल है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी तय नहीं हुआ। भारतवंशियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। करीब 45 घंटे तक मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगे भारतीय जनता के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बैनर इस बार की G20 बैठक में भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वैसे G20 संगठन कितना बड़ा है और यह बैठक कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि G20 में जो देश शामिल हैं उनकी कुल जीडीपी दुनिया की जीडीपी का करीब 85% है और इन देशों का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में 75% हिस्सा है और G20 देशों में दुनिया की करीब 2/3 लोग रहते हैं। इसलिए इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर होती है। बाली में होने वाले ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज आमने सामने मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और अभी आप दोनों राष्ट्रपति के बैठक की तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर बीते 6 महीने से टकराव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद रहा है और इस बैठक के दौरान जो बाइडेन ने क्या कहा, हम आपको अब वो सुनवाते हैं। As you know, I'm committed to keeping the lines of communications open between you and me personally, but our governments across the board. इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर विस्तार से चर्चा होने वाली और बैठक में इस युद्ध को खत्म करने की कूटनीति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने जी मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि आज का समय युद्ध का नहीं है और इसको रोका जाना चाहिए। जी समिट इस वक्त एक तनावपूर्ण माहौल में चल रही है, खास तौर पर यूक्रेन और रशिया के जंग के बाद। हमारे साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जेड तरार हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इसमें इस समिट में यूएस का क्या रुख रहेगा, स्पेशली जब रशिया ने मना कर दिया है, पुतिन ने वो यहाँ नहीं आ रहे। देखिए, हम तो ये कहते रहे हैं कि हमने रूस पर दबाव जारी रखना है। क्योंकि उन्होंने बिला वजह अपने पड़ोसी देश पर हमला किया और वो कब्ज़ा करने की कोशिश में, यूक्रेन को कब्ज़ा करने की कोशिश में है। बल्कि इस वक्त वो मिसाइल लगातार भेज रहे हैं, आम मासूम लोगों पर मिसाइल भेज रहे हैं और बल्कि पावर स्टेशन तक भी वो निशाना बना रहे हैं इस वक्त। तो हम नहीं समझते कि 21वीं सदी में ये जायज़ है, कि ये ठीक है। हम समझते कि इस युद्ध को हमने ख़त्म करना है, उसको रोकना है हमने, और इसलिए हमने रूस और पुतिन पे दबाव जारी रखना है और यूक्रेन को हमने सपोर्ट देना है। और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और दूसरे आर्थिक संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल को लेकर दिक्कत और एशिया में ताइवान सहित कई देशों को लेकर बढ़ते टकराव के बीच हो रही G20 की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब आपको बाली से G20 की बैठक पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
कल सुबह 9:30 बजे से प्रधानमंत्री की एंगेजमेंट है और सबसे पहले जहां जो मेन वेन्यू है G20 का, वहां पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे और पहले सत्र के बाद जो है बीच में लंच रखा गया, इसके बाद दूसरा सेशन है। तो प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक शेड्यूल है वो कल का सामने आया है, उसमें कल में 2 सेशन में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो इंडियन कम्युनिटी है बाली में, उससे ही मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर आप बात देखें, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं और G20 का जो मंच है, देखिए इंडिया पर, खासतौर से भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें इस लिहाज से हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्री, खासतौर से अमेरिका और यूरोप चाहता है कि भारत एक अपना बड़ी भूमिका निभाए यूक्रेन क्राइसिस में, और रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो, भारत उसमें ज़्यादा भूमिका निभाए। वहीं भारत चाहता है कि जो यूरोप और जो अमेरिका जैसी शक्तियां हैं वो खासतौर से आतंकवाद और चीन का जिस तरह से विस्तारवाद है, इसको रोकने में ज़्यादा जो एशिया की तरफ रुख है अभी तक यूरोप और अमेरिका का रहा है, उस रुख में अपने बदलाव करे। कि जो समस्याएं विश्व के सामने अभी हैं, भारत उनका समाधान अपने पुराने विचारों से, फिलॉसफीज और ज्ञान से, विजडम से विश्व के सामने प्रस्तुत करने वाला है। ये जो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पावर जो भारत है, भारत के अंदर है आध्यात्मिक पावर, नहीं कि शक्ति की, मतलब सबको जोड़ने की जो पावर है ना, जो जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो सीधा दिखाई दे रहा है कि अच्छाई का बुराई पे विजय यहाँ दिखाई देता है, तो वो अब होने लगा है पूरे विश्व में। बिल्कुल मोदी जी ने ये सब करके दिखाया कि हमारे जो संस्कार थे, जो भीतरी थे, अभी बाहर नहीं निकले थे। अभी वर्ल्ड में ये सब कि इंडिया मतलब भारत है क्या, तो इनके संस्कार, इनके कल्चर और इनकी जो हार्टली जो रिलेशनशिप है वो कैसे दुनिया को देखने को मिल रही है अभी। और खुद मोदी जी इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे भारत में ऐसे हमारे प्रधानमंत्री अभी मिले हैं हमें। पिछली बार जब मोदी जी यहाँ आए थे तब उनका स्वागत करने का मौका मिला था। इस बार G20 का दिसंबर से भारत यजमान बनेगा, उसकी वजह से मोदी जी का यहाँ का विजिट और इम्पोर्टेंट होगा और वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त, उसमें उनके छोटे से शेड्यूल में वो कम्युनिटी के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम गर्व से बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं। बाली जैसे जगह पे बहुत अच्छी जगह है। हमारे प्रधानमंत्री बाली आ रहे हैं, हम बहुत एक्साइटेड है उनको विजिट को लेके। हम कल यहाँ पे सब उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। वो इनका दूसरा विजिट है, पहले लास्ट टाइम वो जकार्ता आए थे, तब भी हमें ये सम्मान मिला था और ये सम्मान दोबारा पाके हम बहुत खुश हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से करीब 960 किलोमीटर दूर बाली में यह अहम बैठक हो रही है और G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। एक तरफ अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देश इसके सदस्य हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसा विकासशील देश भी इसके सदस्य हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन देश इसके सदस्य हैं और G20 के जितने सदस्य देश हैं, इन देशों में दुनिया की कुल जमीन का 60% हिस्सा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह संगठन कितना बड़ा और प्रभावशाली है। स्पेन एक स्थायी और गैर सदस्य के रूप में हर वर्ष G20 की बैठक में हिस्सा लेता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस को भी स्थायी और गैर सदस्य के रूप में हर वर्ष बैठक में बुलाया जाता है। इसके सभी सदस्य को 5 समूहों में बांटा गया है। रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ भारत समूह 2 में है और G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है और सचिवालय प्रत्येक वर्ष इसकी मेजबानी करने वाले और अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच बदलता रहता है। इंडोनेशिया के बाद अब भारत G20 का अध्यक्ष बनने वाला है और इस बैठक में ही भारत को इंडोनेशिया अध्यक्षता सौंपेगा। अगले वर्ष G20 की बैठक भारत में ही होगी और G20 की मौजूदा बैठक और आगे की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022, 2023 और 2024 की बैठक की अध्यक्षता 3 विकासशील देश लगातार कर रहे हैं। इस साल की बैठक की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है, वहीं अगले साल की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा और वर्ष 2024 की बैठक की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। G20 की स्थापना का मकसद दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की दिक्कतों को दूर करने के लिए किया गया था।
लेकिन धीरे धीरे इसकी महत्ता बढ़ती गई और साथ ही इसके मुद्दों का भी विस्तार हुआ। अब दुनिया भर में आपसी कारोबार, रोजगार, ऊर्जा संकट, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी G20 की बैठकों में चर्चा होती है। आपने देखा होगा कि अपने देश की संस्कृति को लेकर गलत नैरेटिव सेट करने की अक्सर कोशिश की जाती है। यह हमारे देश की हालत है और देश के कुछ नामचीन पत्रकार और नेता देश की सभ्यता, संस्कृति के खिलाफ माहौल बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे सिलेक्टिव लोगों की हजारों ट्वीट, वीडियो और कमेंट आपको मिल जाएंगे और बीते कई दशकों से देश में ऐतिहासिक तथ्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पढ़ाने की कोशिश की जाती रही है। सिलेक्टिव इतिहास का गुणगान करने का एजेंडा दशकों से चलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति का असर दक्षिण पूर्व एशिया में काफी देखने को मिलता है और ऐसा ही असर इंडोनेशिया में भी देखने को मिलता है। भले ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से करीब 960 किलोमीटर दूर बाली में G20 की बैठक हो रही है, लेकिन पूरे इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का असर देखने को मिलता है। इंडोनेशिया के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध 2500 वर्ष पुराना है और इंडोनेशिया की 90% आबादी मुस्लिम है। फिर भी वहां की संस्कृति पर रामायण का काफी असर है। इंडोनेशिया के लोगों के दिल में भगवान राम के लिए खास जगह और सम्मान है और इस देश के मुस्लिम भगवान राम को अपने जीवन का नायक और रामायण को अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं। रामकथा पर आधारित इंडोनेशिया का प्राचीनतम ग्रंथ रामायण काकावीन है और रामायण काकावीन की रचना कावी भाषा में हुई थी। ये जावा की प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। इस ग्रंथ की रचना कवि योगेश्वर ने की है और इंडोनेशिया के रामायण में 26 अध्याय हैं। यहाँ के रामायण में भगवान राम के पिता दशरथ को विश्वरंजन कहा जाता है और इस रामायण की शुरुआत भगवान राम के जन्म से होती है। ऐसे ही भारत में लिखे गए रामायण में इंडोनेशिया के जावा द्वीप का भी जिक्र है और यहाँ पर आप ये भी जानिए कि अयावा द्वीप के रूप में संस्कृत में वहाँ पर उसका जिक्र मिलता है और रामायण में जिक्र है कि सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को यवद्वीपा यानी कि आज के जावा द्वीप पर भेजा था और रामायण में जिक्र है कि यवद्वीपा पर कीमती पत्थर, सोने, चांदी जैसे बेशकीमती रत्न मिलते थे और इंडोनेशिया के मौजूदा सुमात्रा द्वीप का भी जिक्र किया गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में यहाँ साफ साफ जिक्र इनका मिलता है, जिसे स्वर्ण द्वीप लिखा गया है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा को भाषा इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है और भाषा शब्द का जन्म संस्कृत से हुआ है। इंडोनेशिया की भाषा में सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो भारतीय भाषा के हिंदी और संस्कृत से जुड़े हैं, जैसे भूमि, वाहन, प्रथम, भय, मनुष्य, सुख, दुख, संपूर्ण, कार्य, संध्या, भाग्य, कांच शब्द का इस्तेमाल इंडोनेशिया की भाषा में है और उसी अर्थ के साथ किया जा रहा है जो संस्कृत या हिंदी में है। इंडोनेशिया के पैसे को रुपया बोला जाता है और इंडोनेशिया की कई करेंसी पर गणेश का भी चित्र देखने को मिलता है, भगवान गणेश। वहां के नेशनल एयरलाइंस को गरुड़ एयरलाइंस कहा जाता है और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह है गरुड़। यानी कि इंडोनेशिया की सेना का जो मोटो है उसमें भी लिखा है त्रिधर्मा एका कर्मा, मतलब इंडोनेशिया की थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक ही लक्ष्य है। इसी तरह नौसेना का मोटो भी संस्कृत में से प्रभावित है और यहां लिखा है जले सेवावा जयामहे, यानी कि जल में विजय। इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट का मोटो धर्मा युक्ति, जिसका मतलब होता है सही न्याय, और यह शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया पर अनेक हिंदू और बौद्ध राजाओं ने शासन किया। इंडोनेशिया चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इस दौरान यहां अनेक हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। लेकिन अब हम आपको वहीं से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
बाली का एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर आपको गरुड़ पर सवार विष्णु की तस्वीर भी नज़र आ रही है मेरे पीछे, और इस जगह का नाम, इस मॉल का नाम भी कृष्णा पर रखा गया है, और इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। और दोनों तरफ जिस तरह की मूर्ति हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं, विष्णु की गरुड़ पर सवार होते हुए दूसरी तरफ भी। और यहाँ बाली में अमूमन हर घर के बाहर या तो गणपति की मूर्ति होती है या फिर किसी और देवी देवता की मूर्ति होती है। यहाँ इस तरह की ये मान्यता है, चाहे ये शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई दूसरा कमर्शियल प्लेस हो, ऐसी जगह पर भी आपको जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे देवताओं की जो है वो मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। बाहर इनको रखना शुभ माना जाता है। और इस जगह पर देखिए बाहर मॉल में सबसे बाहर आपको भगवान कृष्ण की तस्वीर भी नज़र आ रही है, ये मूर्ति भी नज़र आ रही है। बाली में बहुत सारे इंडियन भी घूमने आते हैं और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक इंडियन परिवार है जो घूमने आया है। आप लोग घूमने आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम कौशिक है और ये पूरा फैमिली है हमारा। मेरा वाइफ है, मेरा सन है और हम गुजरात से है। कौशिक सापोवाड़े मेरा नाम है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बाली में घूमा, किस तरह से लगा है और क्या क्या इंडिया से काफी मिलता जुलता करते हैं? बहुत मिलता है। हमारी संस्कृति यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया है। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ कहाँ गए? मेरा नाम चैतन्य है, गुजरात से। अच्छा चैतन्य, कहाँ कहाँ आप लोगों ने विजिट किया और कैसा यहाँ की कल्चर को देख के कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया। कल हमने उल्लू मीनाटी टेम्पल देखा, रामायण प्ले, ऐसा प्ले रामायण का था, तो एकदम बढ़िया वो एक्सपीरियंस था। तो ऐसे पता चला कि हमारी संस्कृति कहाँ तक उस वक्त से विस्तृत हुई थी, तो उसके अवसर अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। और आज महाभारत का भी आपने एक एपिक जी 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 बढ़िया क्या देखा आपने, क्या क्या इसमें आपको कुछ पता चला? ये पूरा प्ले है जो यहाँ वो प्रयास कर रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करने का। मतलब महाभारत के प्रसंग का यहाँ निरूपण था।